तो कॉन्टिन्यूटी पे आने से पहले मैं, चलो कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स एक बारी हम वापस से रिविजिट कर लेते कि क्या क्या पॉइंट थे। तो कॉन्टिन्यूटी को जब भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं सर? बाय लिमिट से कर लो, अगर ग्राफ पता है तो ग्राफ से कर लो, है ना, या अगर आपको अलजेब्रा पता है कॉन्टिन्यूटी का तो उससे कर लो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं इस पे ध्यान दो। कॉन्टिन्यूटी के तरीके 3 तरीके से बन सकता है भाई। अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से बता सकते हो आप, है ना। ग्राफ नहीं पता तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके बता सकते हो, लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। और या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज कर सकते हो। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप यूज करके इससे भी बता सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए अगर हम ग्राफ में देखते तो क्या होता था, सिंपल टर्म्स में बोलूं कॉन्टिन्यूटी क्या होती थी ग्राफ में। सर अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना। यहाँ पर अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं एक ऐसा ग्राफ बना दूं जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक गैप सा ले लिया इसने और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्यों ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों भाई, क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि तो सर ये ब्रेक हो गया बीच में से। तो ग्राफ से देखने से तो चीजें बहुत आसानी से पता चल जाती है। अगर ग्राफ है अपने पास तो ग्राफ से हम बता देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक पेज में मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे कब का फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है और कब का फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये आप सबने 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, मेरा फंक्शन, ठीक है, ये इस तरीके का दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? पॉलिनोमियल ही है ना ये। तो सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, यस सर नो? ये तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसे क्या बोलते हो आप? सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। और कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ग्राफ कैसा बनेगा? सिंपल सा ग्राफ बनेगा इसका, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यस और नो बताओ? अगर आप कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ बना रहे हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका ग्राफ कैसा बनाओगे बताओ? सिंपल सा ग्राफ बनेगा ना उसका तो। यस और नो? और कितने कितने तरीके के फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल में, कौन बताएगा फटाफट? बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ। और कौन कौन से होता है सर? लीनियर होता है और क्वाड्रेटिक होता है और बताओ और फटाफट। क्यूबिक होता है। तो ये, हाँ, तो इन तीनों पे बात कर लेते हैं। इन तीनों पे पहले बात कर लेते हैं, एक मिनट को। ऑलमोस्ट ज्वाइन हो गए ना सब? किसी को कोई इशू तो नहीं हो रहा? किसी को कोई इशू हो तो बता देना, या स्क्रीन कहीं पर रुक जाए तो भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो सर 3 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस कब कब होता है? अगर आपका भैया पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है और क्यूबिक है। तो इन सब केसेस में क्या होगा आपका? इन सब केसेस में तो सर हमारा फंक्शन क्या होने वाला है? कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। ठीक है, अब आओ, अगर मैं बोल दूं फंक्शन है आपका, ठीक है, इस फॉर्म में है, ये भी पॉलिनोमियल की फॉर्म है ना सर? ये तो लीनियर फॉर्म हो गई, बिल्कुल लीनियर फॉर्म हो गई। क्या होती है? ए एक्स प्लस बी, इसे क्या बोलते हो? लीनियर फंक्शन। ठीक है, और क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब मैं सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फंक्शन ही लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। और क्यूबिक फंक्शन क्या होता है आपका? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वन प्लस डी। और यहाँ पर एक बात हम यहाँ नोट करते हैं कि ए जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप लोगों ने 11th क्लास पढ़ी हुई है, मुझे ये बताओ ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है ये? सर ये तो आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। यस और नो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है कि नहीं है? भाई लीनियर का तो आपको पता है, लीनियर का तो मुझे नहीं लगता किसी को बताना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो स्लोप ऑफ अ लाइन होता है, ये तो सबको याद है ना सर? ये तो स्लोप ऑफ अ लाइन होता है, लीनियर इक्वेशन है। ग्राफ कैसा बनता है इसका? ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये आपके सामने है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अब क्वाड्रेटिक के ग्राफ को देख के बताओ मुझे, ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? देख के बताओ आप।
बताओ भाई क्या दिख रहा है? कॉन्टिन्यूस है सर, ये तो कॉन्टिन्यूस है आपका बिल्कुल ग्राफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया, लीनियर का मैंने ऊपर बना ही दिया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में भी ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मतलब आप कोई भी वैल्यू रखो, इस पर कोई भी वैल्यू रखो कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इसका क्यूबिक का ग्राफ देख के। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ना, रिलेशन फंक्शन में ये ग्राफ जब पढ़ते थे। ये किसका ग्राफ है सर? ये तो क्यूबिक का ग्राफ है। इसको देख के बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पे? ध्यान से सोच के बताना, क्या ये कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पे? यस और नो, देखो और सचो बताओ। नहीं, पक्का है? पक्का? कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या है ये। सर ये तो कॉन्टिन्यूस लग रहा है मुझे, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस है। क्यों कॉन्टिन्यूस है? इसकी डोमेन क्या होती थी, आप पढ़ते थे ना सर? इसकी डोमेन, तो डोमेन मतलब इनपुट हम कुछ भी रख सकते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है इस पे सर? रेंज भी सारी आ रही है, रेंज भी इसके ऑल रियल नंबर होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस होता है। और कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होता है बच्चों? ये कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखना, ठीक है। क्योंकि जब आगे आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ऐसी चीजें देखोगे सीधा लिख दोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूस, कोई ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक में अभी आपने देखा था, क्वाड्रेटिक में क्या था? क्वाड्रेटिक में भी तो यही था, क्या था क्वाड्रेटिक में बताओ? ठीक है, अच्छा लीनियर की रेंज और डोमेन और रेंज बताओ सर। लीनियर में भी वही है, लीनियर में भी रेंज सारे रियल नंबर है, डोमेन मतलब, और रेंज भी इसके सारे रियल नंबर है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। और क्वाड्रेटिक भी आपका कॉन्टिन्यूस है ना, क्वाड्रेटिक में भी डोमेन सारे रियल नंबर है और रेंज आपकी सारे रियल नंबर है, ठीक है। एक आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ते थे बच्चों आप, आइडेंटिटी फंक्शन पिछले साल पढ़ा भी होगा आपने, है ना? आइडेंटिटी फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में इसका ग्राफ भी देखा था हमने। आइडेंटिटी फंक्शन कब होता था सर? जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू एक्स के बराबर होती थी, यानी y इज इक्वल टू एक्स हो जाता था, y इक्वल टू एक्स हो जाता था, इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे। कैसा ग्राफ बनता था इसका? इसका ग्राफ सर ऐसा बनता था जो जीरो से होता हुआ जा रहा होता था, है ना, जीरो से, बिल्कुल ऐसा ग्राफ है। तो इसकी डोमेन क्या है सर? इसकी भी डोमेन सारे रियल नंबर है। इसकी रेंज क्या है भाई? आप कुछ भी वैल्यू रखोगे सारे रियल नंबर है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गई कि पॉलिनोमियल की जब भी बात आएगी, पॉलिनोमियल की जब भी बात आएगी तो मैं इसको क्या बोल, मेरे को ये ध्यान रखना है, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? किसी को कोई डाउट बताओ, किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा इसमें। तो पॉलिनोमियल की जब भी बात आएगी तो मतलब सर ये तो आपका क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, ये हो गया। अब आते हैं ये किसका ग्राफ है, कौन बताएगा? क्या बोलते हैं इसको, कौन बताएगा? देखते हैं 11th किसकी थोड़ी शार्प है, या कौन कॉन्सेप्ट, आधे से ज्यादा बच्चे तो भूल ही जाते हैं 11th सर। अब बात हाइपरबोला। बताओ। हाइपरबोला? हाइपरबोला का ग्राफ नहीं है बच्चे, ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है? कौन से फंक्शन का ग्राफ है बताओ? ध्यान दो, ध्यान दो, याद करो, किसका ग्राफ है ये? किसका ग्राफ होगा ये? इन्वर्टेबल सर फंक्शन। ये तो रैशनल फंक्शन हुआ करता था एक, उसका ग्राफ है ये, रैशनल फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन 1 अपॉन में एक्स है ना, तो रैशनल फंक्शन कैसे लिखते थे सर? एफ ऑफ एक्स लिखते थे और ऊपर होता था जी ऑफ एक्स, और नीचे मान लो एच ऑफ एक्स होता था, है ना, दो दिया हुआ ऊपर 1 अपॉन एक्स, इस तरीके का होता है ना रैशनल फंक्शन, अपॉन में होता है। और क्या पॉइंट हम नोट करते हैं कि एच ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों सर? अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना भाई, नीचे जीरो कर दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और क्या ध्यान रखना है आपको, ये चीज भी आपकी पॉलिनोमियल होती थी डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर में होता था वो भी आपका पॉलिनोमियल ही होता था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई ये बताओ एक्स अपॉन में साइन एक्स, क्या ये मेरा एक रैशनल फंक्शन है? यस और नो बताओ,
बताओ बताओ बताओ, सही गलत जो भी आंसर आ रहा है बताओ, ये रैशनल फंक्शन है, बताओ बच्चों। यस। अरे यस। भाई कैसे यस बोल रहे हो, चलो नो। कोई बात नहीं, गलत भी आंसर बट नो। अरे साइन एक्स पॉलिनोमियल थोड़ा ना बच्चे, पॉलिनोमियल अभी पीछे बताया मैंने आपको, पॉलिनोमियल पीछे बताया ना, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है सर, ऊपर तो पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल नहीं बैठा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये आपका रैशनल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, सर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है आपका, यस और नो। ठीक है, यस सर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, है ना, है ना। तो रैशनल फंक्शन में अगर आप बात करो, रैशनल फंक्शन में एक बात देखो, रैशनल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, ये चीजें मैंने डाली है, कोई मुश्किल कोई बताता है या समझाता है, तो रैशनल फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से। अब रैशनल फंक्शन के ग्राफ को आप देखो, ठीक है, अब आप क्या ग्राफ को देख रहे हो, सर ये जितना पार्ट है ना, ये यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी ना, ये कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आपका ये टूट नहीं रहा है, तो इधर कोई भी वैल्यू आएगी तो ये आपकी, ये जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर आपका ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर भी सारे ग्राफ नहीं टूट रहा है, तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ पर नहीं है सर, जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं, जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लो कि रैशनल फंक्शन जो होता है, रैशनल फंक्शन जो होता है इस कॉन्टिन्यूस, ये सब जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि जीरो पे तो आपको भी पता है सर, नीचे जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड बता रहे हो आप खुद ही, तो जीरो को छोड़ के हर जगह पे ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर है ये बात, यस और नो। इसकी डोमेन क्या होगी भैया, आप डोमेन ही देख लो ना, इसकी डोमेन क्या होती थी, अगर 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है सर, इसकी डोमेन होती थी कोई भी रियल नंबर रख लो, बस जीरो मत रखना। तो रेंज भी क्या आती थी, रेंज भी तो यही आती थी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना, क्योंकि जीरो रख दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन में जीरो नॉट डिफाइंड होता है, तो जीरो नहीं रख सकते डोमेन में, जब जीरो रखनी है तो आउटपुट में भी जीरो नहीं आता, बाकी सब कुछ आ जाता है, सिंपल सा बात है आपका। तो ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है एक्सेप्ट जीरो, तो रैशनल बता दिया आपको, पॉलिनोमियल बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कौन सा है आपके, अब थोड़े इंपॉर्टेंट शुरू होंगे। अब आता है मॉडुलस फंक्शन, ये ग्राफ किसका है, मॉडुलस फंक्शन का है ना, मॉडुलस फंक्शन, ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी हुई है, इसलिए 11th में पढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बुक में ज्यादा अपने को दिया भी नहीं और सीधा कॉन्टिन्यूटी की, ये देखो जब आगे आप 5.3 5.4 करोगे ना, वहां पे ये चीज बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको बेस उसका पता होना चाहिए कि बेस में हो क्या रहा है, भाई कौन से फंक्शन की बात कर रहा है, मुझे फंक्शन ही नहीं पता, मुझे फंक्शन ही नहीं पता तो मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना। तो देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन आप सबको पता है क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, सर एफ ऑफ एक्स ये पढ़ते थे हम तो, मॉड एक्स, है ना। अब इसके बारे में आप क्या पढ़ते थे, इसको आप ध्यान से समझ लो, जिसको मॉड कभी समझ में नहीं आया वो मॉड अच्छे से समझ लो। अगर एक बात बताओ, ये पॉजिटिव, अगर एक्स कुछ भी मान लो 1 2 3 4 जीरो से बड़ा है, जीरो या जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब इसको खोलते ही तो पॉजिटिव रहेगा, यस और नो, यस और नो। अगर मान लो इसके अंदर 5 है, ठीक है, तो सर ये तो जीरो से बड़ा है ना, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा सर। और अगर इसके अंदर -5 है तो आप क्या करते थे सर, इसके ना -5 के एक माइनस और लगा दो और इसको प्लस बना दो, यस। यही करते थे। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आपकी वैल्यू जीरो से कम है तो आपने क्या किया, अंदर वाली वैल्यू पे माइनस का साइन लगा दिया। वैल्यू अगर अंदर जो है आपकी, सपोज -1 है, ये वैल्यू क्या है सर, जीरो से कम है, तो इसमें माइनस लगा दो और इसको पॉजिटिव बना दी। तो ये इसलिए लिखा जाता है ना, मॉडुलस फंक्शन में हम ये लिखते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों लिख देते हैं, ये सीधा मॉडुलस फंक्शन में यहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये। अब मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ देखो कैसा बन रहा है, ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इसका ग्राफ किस इस तरीके से बनता है, जीरो पे जीरो वैल्यू, ठीक है। अब नेगेटिव -2 रखोगे तो वो पॉजिटिव बना देगा, 2 रखोगे तो वो भी पॉजिटिव बना देगा,
-4 रखोगे तो वो उसको +4 बना देगा, -6 रखोगे तो +6 बना देगा, 4 रखोगे तो 4, 6 रखोगे तो 6। तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। अब ये ग्राफ कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं नहीं टूट रहा। हाँ भाई बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डोमेन क्या है? सर इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं हर कुछ सब कुछ रख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल। और रेंज क्या आएगी? सर रेंज जो है देखने से तो यही पता चलता है कि 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है आपकी, इंफिनिटी तक। नेगेटिव आंसर तो आएगा ही नहीं ना आपका। रेंज क्या होती है? आउटपुट होता है रेंज। सर नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ आप देख रहे हो कहीं टूट भी नहीं रहा। तो मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होता है? हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट all x belongs to real number. Modulus function is continuous at x belongs to real number. ठीक, तो ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। मॉडुलस के बारे में और अभी तक दो हमारे पकड़ में आ गए। कौन कौन से? पॉलिनोमियल आ गया और एक मॉडुलस आ गई। हर जगह पे क्या है? कॉन्टिन्यूस है। हाँ किसी ने हैंड रेज किया, पूछो, डायरेक्ट पूछ लो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, पूछो। सर 0 के साथ तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा कि ओपन ब्रैकेट? क्या चीज? सर रेंज में 0 क्लोज ब्रैकेट में रहेगा ओपन ब्रैकेट में? 0 किस में रहेगा? क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, 0 इंक्लूडेड है ना। 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। 0 रखोगे तो क्या आएगा? ये दिया ना यहाँ पे, 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा यहाँ पे। ये हमें इक्वल्स टू का साइन लगाना चाहिए था। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक, क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट मान लिया। मतलब 0 रखोगे तो आप इसके अंदर 0 रखोगे तो ये ओपन करके 0 ही दे देगा। यस और नो? 0 रखेंगे तो सर 0 दे देगा। क्लियर है? तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कभी भी कोई पूछ लेगा मॉडुलस फंक्शन के, कभी कभी बोर्ड में ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे, बताओ भैया मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता? ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे 3-4 ऑप्शन और आपको दे देगा, या कोई मॉडुलस फंक्शन दे देगा, उसके बारे में आपसे कमेंट करेगा। तो आपने देखा मॉडुलस फंक्शन तो मुझे पता ही है हर वक्त क्या होता है। एग्जाम्पल देख लो, एक अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। सपोज एक मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं अपन, ये ले लो जी, मॉड x-5। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि x-5 अगर ये एक पॉजिटिव चीज है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा। और ये अगर आपकी एक नेगेटिव चीज है, लेस देन 0 है, x-5 जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -x-5। ऐसे ही करते हो। इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपका v बनेगा कहाँ पे? 5 पे। ठीक है, तो 5 पे आपका बनेगा। तो ये एवरीवेयर आपका क्या है? क्या है? कॉन्टिन्यूस है। इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल भी हो गया। अब आते हैं मॉडुलस भी हो गया, पॉलिनोमियल भी हो गया आपका, रैशनल भी हो गया। अब आता है तीसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने ये आपका डाल दिया, ये भी 11th में आपने देखा हुआ है ना। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखो, है ना। इसे एक और नाम से जाना जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। क्या नाम से बोलते हैं, किसी को याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और क्या बोलते हैं? सर इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। यस और नो? अगर आपको नहीं पता तो 11th में बताते हैं ये सर, इसे तो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। कैसा दिखता है ये? एफ ऑफ एक्स यहाँ पर, सर ये तो अभी करे भी थे हमने, इसके क्वेश्चन है ना लिमिट में, ये ऐसा दिखता है। इसके बारे में क्या आपको पता है? सर इसके बारे में हमें ये पता है कि अगर इसके अंदर 2 रख दो तो ये 2 ही बनाएगा, लेफ्ट साइड पे पटक देता है। ठीक है, अगर 3 रख दो तो ये 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 2.1 रख दो तो सर 2.1 रख दोगे तो 2 आएगा आंसर। अच्छा 2.9 रख दोगे तो सर ये भी 2 को ही 2 ही बना देता है, इसका यही काम है, लेफ्ट की तरफ फेंक देता है ये, है ना। यस और नो? यही होता है। और 1.9 रख दिया तो क्या ये राइट की तरफ फेंक देगा? नहीं सर, तब भी लेफ्ट में ही फेंकेगा, 1 बना देगा ये। यस सर। तो आप अगर आप ध्यान से देखो तो 2 रखूं
तो भी 2 आंसर आ रहा है, 2.1 रख दूं तो भी 2 ही आंसर आ रहा है, 2.9 रख दूं तो भी 2 ही आंसर आ रहा है। यस और नो? ये कहानी तो आप सबको पता है। यस और नो? भाई 2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2 है तो भी इसका आंसर 2 है, 2.1 है तो भी 2, 2.9 है तो भी 2। तो एक चीज तो अपने को पता चल गई। क्या पता चल गई? कि 2 से लेकर 2.9 तक अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं, 2 से लेकर 2.9 तक रखूंगा आंसर, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 ही आंसर मिलेगा। यस और नो? तो देखो 2 से लेकर 2.9 तक, 2 से लेकर 2.9 तक मुझे 2 ही आंसर। ये गोला जो बनाया हुआ है इसका मतलब 3 पे ये आंसर नहीं है। ठीक है, 2 से लेकर 2.9 तक ये आंसर मिल रहा है मुझे, 2 ही मिल रहा है। 2.1 रखूं, 2.2 रखूं, 5 रखूं, सब पे आंसर मुझे क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। 2 मिल रहा है सर। ठीक है, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो। 3.1 रखूं या 3.9 रखूं, सब पे मुझे आंसर 3 ही मिलेगा। अगर मैं 3.1 रखूं या 3 रखूं या 3.9999 भी रखूं तो आंसर मुझे 3 ही मिलेगा। तो इसका ग्राफ आपको दिख ही रहा है। सर इसका ग्राफ से हम एक चीज पता लगा ली, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट कहीं कहीं पे कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है? आप देखो ये ग्राफ टूट कहाँ रहा है। सर ये ग्राफ टूट जाता है आपका इंटीजर्स पे। कहाँ टूट जाता है बच्चों? ये ग्राफ आपका इंटीजर्स पे टूट जाता है। कहाँ पे टूट जाता है? ये इंटीजर्स पे टूट जाता है। देखो 1 से लेकर 2 तक मस्त चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 पे आके टूट गया। यस और नो? 2 पे आके ये गोला आपको दिख रहा है, टूट गया। इसको और बड़ा कर लो अगर देखना है तो फिर मतलब वो हो जाएगा, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 पे टूट गया सर, यहाँ पे 3 पे टूट गया, यहाँ पे 4 पे टूट गया। इंटीजर पे तो टूट जा रहा है ये ग्राफ बिल्कुल। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर रहेगा? डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर रहेगा ये? सर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x बिलोंग्स टू इंटीजर। जितने भी इंटीजर है ना सर, प्लस माइनस वाले, सब पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है? ये कॉन्टिन्यूअस है सर, ये देखो, ये इतने, ये जो इतना एरिया इस पे कॉन्टिन्यूअस है, ये इतना एरिया कॉन्टिन्यूअस है। तो सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट इंटीजर्स, है ना। 1.1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1.2 पे कॉन्टिन्यूअस है, सबका आंसर 1 आ जा रहा है। 1.9 तक कॉन्टिन्यूअस है, बट इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर पे ग्राफ टूट रहा है आपका, इंटीजर पे ग्राफ टूट जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर, जीरो नहीं, एक्सेप्ट इंटीजर्स। सर इंटीजर पे एक्सेप्ट टूट क्यों रहा है ग्राफ? देखो ना, आप खुद देखो। बच्चे आप बताओ इंटीजर पे क्यों टूट रहा है? आप अगर 2 से 1 मिनट सोचो, 1 मिनट देखो, ये आपके ग्राफ बना हुआ है साफ साफ आपके सामने ही बना हुआ है ना, कुछ मैंने तो बनाया नहीं। 11th में देखो, क्या आपने 11th में पढ़ा हुआ है? 2 से लेकर 2.1 से लेकर 2.9 तक रख रहे हो, आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यस और नो? सर अगर 2 रखते हैं तो उसका वैल्यू हमें 2 मिल जाता है, इसका मतलब 2 2 2 पे 2 मिल रहा है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? 3 पे क्या लेकिन मिल सर रही है वहाँ पे सर? सर्कल है। हाँ, सर्कल का क्या मतलब है? वो इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है मतलब वो नहीं आ सकता, मतलब वो रेंज में नहीं, वो आउटपुट में नहीं होगा। बिल्कुल। आप एक बात सर आपने बताओ, एग्जाम्पल में दिया है ये 2 का रखे है तो 2 आ गया है। 2 रखा है तो बिल्कुल 2 आ गया। आप ग्राफ को और इन दोनों चीजों को मिलाओ मत। ठीक है बच्चे, क्यों नहीं मिलाओ? क्यों नहीं मिलाने को मैं कह रहा हूँ? आप एक बात बताओ, आपने क्या बोला सर? आपने ग्राफ में बताया बिल्कुल, मैंने आप एक बात बताओ, 1.9 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ईमानदारी से बताना। 1.9 रखूंगा तो क्या मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या पॉइंट आ रहा है? 1.9 रखने पर मुझे 1 मिल रहा है। क्या मुझे 1.9 रखने पर 2 मिलेगा? 1.9 रखने पर 2 मिलेगा या 2 रखने पर 1 मिलेगा? मुझे ये बताओ। अगर मैं 2 रख दूं इसके अंदर, सर 2 रखने पर 1 तो नहीं मिलेगा। तो ये ग्राफ यहीं तक था ना, ये इतना ही था। 2 रखने पर वैल्यू क्या हो जा रही है सर? 2 हो जा रही है। 1 रखने पर क्या? 1.9 रखने पर 1.999999999, ये भी रखने पर आपको आंसर 1 मिल रहा है। बट और ये देखो, आप खुद इमेजिन करो, ये 1.999999, ये 2 से कितनी दूरी पे होगा? सोचा, आप ग्राफ में बना भी नहीं सकते, इतना पास है ये। बट जैसे ही 2 रखा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, आउटपुट पूरा बदल के मुझे क्या मिल गया?
सर 2 मिल गया, ये तो 1 से उछल के 2 पे चला गया, तो ग्राफ टूटा कि नहीं टूटा? ग्राफ टूटा कि नहीं टूटा, ये बताओ मुझे। कॉन्टिन्यूस ग्राफ क्या होता है भैया? जो एक जैसे टूट नहीं रहा है, कहीं से टूट नहीं रहा है। 2 रखने पर जैसे ही मैंने 2 रखा, वैल्यू 1 से चेंज होके 2 पे गई कि नहीं गई, ये बताओ आप मुझे। 1.9 पे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1.99999999 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1 ही आ रहा था आंसर। जैसे ही 2 रखा, ग्राफ उछल के भाग गया। ये 2 से आउटपुट कहाँ चला गया? 2 पे चला गया। 1 से लेकर 1.999 तक इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे ही 2 रखा, ये गोले का मतलब है 2 नॉट इंक्लूडेड, खाली गोला है ना, इसका मतलब 2 नॉट इंक्लूडेड, तो मतलब 2 का आंसर 2 है। तो ये यहाँ से पूरा जंप आ गया। बच्चों मैंने आपको लिमिट्स में भी पढ़ाया था, जब कभी जंप आ जाए, जब कभी जंप आ जाए तो डिसकंटिन्यूअस होता है। जंप दिख रहा है आपको? सीधा आंसर आपका 1 से लेकर 2 तक चेंज आ गया, खाली इतने से लेकर इतने का ये आंसर है, यहाँ से लेकर है। ये ग्राफ टूट रहा है आपका। जब कभी, इतना सिंपल सी बात याद रखो, ग्राफ टूटेगा, ग्राफ टूटेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। क्लियर है? ये इतना पॉइंट आप ध्यान में रखो। ऐसा नहीं है कि 2 पे आंसर नहीं आ रहा, 2 पे आंसर आ रहा है, बट ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका ग्राफ का आंसर बदल गया। सर 1.9999 तो बिल्कुल 2 के बिल्कुल बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास है, उसका आंसर 1 है और 2 का आंसर सीधा 2 जा रहा है, बिल्कुल आंसर बदल गया, जंप आ गया, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है? इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस मतलब आप वहां पे कुछ क्या है? डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है? उस इंटीजर की वैल्यू पे ग्राफ टूट जा रहा है। क्या हो रहा है? इंटीजर पे ग्राफ टूट जा रहा है, यस और नो? इंटीजर पे ग्राफ टूट जा रहा है, बट रियल नंबर पे, रियल नंबर पे अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 से लेकर 1.999 तक, इतना ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस है ना, 1 से लेकर 1.999 तक, 1.45 बीच में डाल दो, इतने के बीच में क्या है आंसर? सर यहाँ तो ये एक ग्राफ है, अगर खाली इतना ही मैं कंसिडर करूँ, ये पार्टी में कंसिडर करूँ, ठीक है सर, इतने में तो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है, यस और नो? जब आप पूरे की बात कर रहे हो तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, इंटीजर्स को हटा दो तो कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है? यहाँ पे इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, इंटीजर्स नहीं है, 1 से लेकर 1.99, ठीक है, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है? क्लियर है? चले आगे, क्लियर है? चले आगे, यस। ठीक है? आपको बस इतना देखो, इतनी गहराई पे मत जाओ, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि भैया इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, और अगर इंटीजर माइनस कर दो रियल नंबर पे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है? ये वैसे आपको 11th में पढ़ा देते हैं, मैंने डाला है जान पूछ के, ताकि बेसिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, कि कोई भी चीज रहे तो हाँ भाई मेरे को पता होना चाहिए हुआ क्यों। अब आ जाता है आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है? ये आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, यस और नो? सिग्नम फंक्शन पता है सबको क्या होता था? सिग्नम फंक्शन कैसे लिखते थे? कुछ आइडिया है? सिग्नम फंक्शन यही होता है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। मैं सिग्नम फंक्शन भी लिखवाना सिखा देता हूँ, कई बच्चों को सिग्नम फंक्शन का भी आइडिया बिल्कुल नहीं रहता। तो सिग्नम फंक्शन को देखो कैसे लिखते हो। सिग्नम फंक्शन होता क्या है? इसमें हम लिखते हैं मॉड एक्स अपॉन में एक्स, जहां पर x नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? और इसमें दूसरा क्या लिखते हो आप? अगर x 0 है तो आंसर भी 0 होना चाहिए, x 0 है तो आंसर भी 0 होना चाहिए, ठीक है? ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, इन दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है? सिग्नम फंक्शन कहता है ये होगा अगर आपका x नॉट इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू 0 होगा तो 0, इतना कहता है। इसको दोबारा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, ध्यान से देखो। आप मॉड हटाओगे तो क्या करोगे? सर x अपॉन में x लिख देंगे। ये कब होगा? जब x आपका सर ग्रेटर देन 0 होगा। भाई ऊपर वाली चीज पॉजिटिव कब होगी? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और ऊपर वाली चीज नेगेटिव होगी तो उसको मॉड में पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख दोगे? सर माइनस एक्स, क्योंकि भैया x नेगेटिव है तो माइनस लगा के उसे पॉजिटिव कर देंगे जब x लेस देन 0 होगा। तो ये लास्ट वाला भी लिख लो 0, ठीक है? जिसे आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है? आपने 11th में पढ़ा हुआ है, क्लियर है ये चीज? अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया आपका? x से x कट गया 1, x ग्रेटर देन 0, -1, x लेस देन 0, 0, x 0, ठीक है? अब ये होता है सिग्नम फंक्शन का, डायरेक्टली ये लिखते हैं। अब आप कहीं भी जाओगे ना, आपको डायरेक्टली यही चीज लिख के दिखेगी, और कई बच्चों को समझ में ही नहीं आती ये हुआ कैसे, ठीक है? तो आज समझ गए होंगे आप लोग
कि सीधा हम सिग्नम फंक्शन में कहाँ पे आते हैं, सीधा यही लिख देते हैं। ठीक है, वो मैंने मिटाया नहीं है आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा स्लाइड में डाला हुआ है, तो जब नोट्स रेफर करोगे तो वो दिख जाएगा। ठीक है, नोट्स में जब आप रेफर करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन में हम डायरेक्टली इस पे बात करते हैं, ये होता है सिग्नम फंक्शन। अब आप क्या देख रहे हो, इधर से जरा देखो सर, इधर से क्या देख रहे हैं, 0 पे तो 0 है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे आंसर क्या आ जा रहा है सर, 1। ठीक है, अच्छा ये गोला क्यों बना है इधर व्हाइट कलर का, क्योंकि 0 पे 0 आंसर है, 0 पे 1 नहीं है, इसलिए इसमें गोला बना है। 0 पे आंसर क्या है, 0 है, इसलिए गोला बना है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, और क्या है, और क्या है सर, जब x की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है तो आंसर क्या है, -1 है। x की वैल्यू लेस है तो ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी ले लो कम, माइनस, सर अगर मैं x ले लूँ -2000, भाई तो भी आंसर क्या आएगा, तो भी आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्या आएगा आंसर, आउटपुट क्या आएगा, -1। ठीक है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रख लो, आंसर क्या आ जा रहा है यहाँ पर, माइनस में x की कुछ भी वैल्यू रख लो, आंसर -1 ही आ रहा है। ठीक है, 0 पे 0 आ जाना है, 0 पे 0 आ जाना है, क्लियर है। और सर कुछ भी वैल्यू अगर पॉजिटिव रख ले यहाँ, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख ले, तो कुछ भी रख लो, 1000 भी रख लो यहाँ पे, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है ये चीज, तो इस तरीके से बनता है सिग्नम का ग्राफ। अब आपको भी दिख रहा है सर, ये ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, सर 0 पे हो रहा है, 0 की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है सर, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर ही एक तरीके से चल रहा है। और कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होता है आपका, मतलब x कुछ भी रख लो, 0 रख, तो आप x को कुछ भी रख लो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस रहेगा, खाली 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, और यूं भी बोल सकते हो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, कहाँ पर, कहाँ पर होता है डिसकंटिन्यूअस। आप एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने लिमिट पढ़ाते हुए भी बताया था आपको कि फंक्शन जब इस तरीके से होता है तो हम क्या करते थे, लिमिट निकालते थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, और क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू आप खुद ही देख लो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो ये तो कुछ भी नहीं मैच कर रहा, तो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस किस पे है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस एट 0। ठीक है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, और अगर आप कोई भी वैल्यू रख लो, सपोज मैंने यहाँ पे 1.1 भी रख ली ना, तो भी मुझे ये आपको कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगी। क्लियर है, तो 0 पे नहीं होता। क्लियर है, सिग्नम भी हो गया हमारा। तो ऑलमोस्ट आप एक बात बताओ, कौन कौन से हमारे फंक्शन आपको पता चले कि भैया ये तो क्या है, किन किन के आंसर आपको सीधा सीधा पता है कि सर कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो पॉलिनोमियल की जब भी बात करोगे तो सीधा आप बोल सकते हो, अगर फंक्शन दिखा तो ये कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर, चाहे क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, कांस्टेंट और जगह पे होता है। ठीक है, रैशनल फंक्शन, सर रैशनल जो था ना उसमें 0 नहीं था, रैशनल बताया था मैंने आपको। रैशनल फंक्शन क्या होता है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, खाली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। है ना, तीसरा मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस भी अच्छा है, पॉलिनोमियल की तरह ही है, ये पॉलिनोमियल का ही दोस्त है ये भी। क्यों, क्योंकि ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी देख लेंगे क्या क्या होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपने देख ही लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और सिग्नम, सिग्नम तो अभी हुआ आपका, सिग्नम कहाँ था सर, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है ये, सिर्फ 0 को छोड़ के। अभी ग्राफ देखा, ये था इसका ग्राफ। और इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने आपको बताया था, ये इंटीजर पे नहीं होता, बाकी हर जगह पे होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। ठीक है,
या सीधा कोई बोल दे डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो पॉलिनोमियल मॉडुलस, अभी 2-4 और बताऊंगा जिनका हमें सीधा सीधा देख के पता चल जाएगा ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब आते हैं ग्राफ, ये भी आपने 11th क्लास में देखा है, साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स के बारे में भी कमेंट करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होता है, सर इसकी डोमेन में तो हमने पढ़ा 11th क्लास में कि डोमेन में तो कुछ भी रख लो, रेंज अब आपको दिख भी रहा है, ये तो यार सिंपल से आपको ग्राफ भी दिख रहा है, कहीं पर टूट रहा है, कहीं पर नहीं टूट रहा सर, ये ग्राफ से देख के बता दो सर, कहीं पर नहीं टूट रहा ये, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। रेंज क्या आती थी इसकी, इसकी रेंज क्या होती थी, -1 से 1 होती थी सर, -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। तो ये क्या है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू रखो आंसर तो मिल रहा है ना आपको, कहीं ग्राफ तो नहीं टूट रहा, तो हर जगह पे आंसर मिल रहा है 1 से लेकर -1 तक। ये कॉन्टिन्यूअस एट क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो साइन के बारे में जब भी कमेंट करना होगा तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स पे, ठीक है। अब कॉस के बारे में कमेंट करो, कॉस के बारे में भी सर यही है, क्या डिफरेंस है इसमें, कॉस के बारे में कुछ नहीं बात है, नहीं, इसकी भी डोमेन रेंज यही होती है ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होती है -1 से 1। तो ये भी कहाँ पे है, ऑल इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, ये भी हो गया, ठीक है। फटाफट देखते हैं, अब ये आ गया आपका tan का और cot का, इसका भी देख लो, ये नहीं है, इस पे कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। आप क्या देख रहे हो सर, सर ये देख रहे हैं कि π/2 पे ना नॉट डिफाइंड होता है, देखो π/2 पे आंसर नहीं आ रहा, ये मतलब इन्फिनिटी की तरफ ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, π/2 पे तो नॉट डिफाइंड होता है, आप सबको पता है, tan π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो सर कोई भी रियल नंबर रख लो, बस π/2 मत रखना, 3π/2 मत रखना, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब है इस पे ये आंसर नहीं आ रहा। ग्राफ से देखो आप, ग्राफ से देखो, यानी सर मतलब अगर फंक्शन tan x की बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज होती थी, क्या होती थी इसकी रेंज होती थी ऑल रियल नंबर, सॉरी डोमेन होता था इसका, पहले डोमेन पे बात करते हैं, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या आती थी, रेंज बोलती थी कि सारा रियल नंबर ले लो, बस ऑड मल्टीपल, ये देखो ऑड को ऐसे लिखते हैं 2n+1, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मत लो, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस पे ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इसका आंसर नहीं आता। तो मतलब आप सिंपल सी बात है, आप सबको दिख रहा है भाई, इनपुट तो आप कुछ भी ले लो, कॉन्टिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक रहेगा, सर ये देखो कुछ भी ले लो आप, ग्राफ मिल जाएगा आपको, ग्राफ मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी ग्राफ मिल रहा है, बट कहाँ कहाँ नहीं ग्राफ मिल रहा, इनपुट का मतलब ये सर हर जगह ग्राफ मिल जाएगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, ऑड मल्टीपल्स नहीं मिलेगा, तो ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2, सिर्फ इन पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता tan, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दिख रहा है भाई tan के आगे दिया हुआ है ऐसे ही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो आप सिंपल लिख सकते हो tan x इज अनडिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऐसे करके लिख सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पे cot x का भी दिख रहा है, ठीक है। cot x कहाँ पर अनडिफाइंड है, cot x ध्यान से देखो सर, पाई पे अनडिफाइंड होता है cot x, 2π पे अनडिफाइंड है, तो cot x कहाँ पे अनडिफाइंड होता है आपका, cot x, इसको डबल कर देते हैं, cot x कहाँ पे अनडिफाइंड है। अच्छा एक बार बताओ, कभी कभी दिमाग में आता होगा ना कि सर ये tan x π/2 पे अनडिफाइंड क्यों है, भाई tan x होता क्या है, सर tan x तो होता है sin x अपॉन में cos x, यही होता है ना सर, tan x क्या होता है sin x अपॉन में cos x, और cos 90 क्या होता है भाई, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है ना, तो cos 90 0 होता है तो डेफिनेटली tan x नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ऑड मल्टीपल्स पे ये नॉट डिफाइंड होता है। अब इसकी बात करो cot की, cot क्या होता है सर, जो आपने लिखा अभी tan में उसका उल्टा, cos x अपॉन में sin x, तो साइन कब कब 0 होता है सर, 0 पे 0 होता है, पाई पे, 2π पे, इस पे आपका ये क्या होता है, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, 5π, एवरी पाई पे साइन 0 होता है, तो इसका मतलब कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा जब ये साइन 0 बनेगा, और साइन 0 कब बनेगा,
आफ्टर एवरी n इंटू पाई, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। देखो कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। बट पाई पे ये आपका डॉटेड 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 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड है। ये जितनी डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब कॉटेक्स का ग्राफ यहाँ पे अनडिफाइंड होता है। ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक। देखो 0 से लेकर पाई तक कुछ भी रखो, आंसर मिल ही रहा है ना, आंसर इसी पे आ जाएगा आंसर। 0 से लेकर पाई तक कुछ भी वैल्यू रखोगे, आंसर ग्राफ पे मिल जाएगा आपको, ग्राफ बन जाएगा उसका। बट जैसे ही पाई रखोगे ग्राफ नहीं बनेगा। ये जा रहा है पाई के पास, बट इन्फिनिटी तक ये पास ही रहेगा, मिलेगा नहीं कभी। ठीक है, तो कॉट भी क्या क्या रहता है कॉट एक्स के बारे में, तो कॉट एक्स भी कॉन्टिन्यूस है हर जगह पे, कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि एन पाई पे साइन एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और 0 होगा तो कॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप इस सेक एक्स का और इसका भी देख सकते हो। सेक एक्स में ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ये देख रहे हो आप। ठीक है, -π/2 पे ये अनडिफाइंड होता है, और π/2 पे भी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल है, आप क्या लिखोगे, इसका लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे इसका बताओ, क्या लिखोगे बताओ, कहाँ पे अनडिफाइंड है। सेक एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, क्या होता है सेक एक्स, 1/में क्या होता है, फटाफट बताओ, cos x होता है सर। ठीक है, तो ये -π/2, π/2, 3π/2, इन सब पे ये क्या है आपका नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप ग्राफ कैसा बन रहा है, डॉटेड 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 डॉटेड। यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं 3π/2 रख दूँ तो कोई आंसर नहीं आ रहा, बट π/2 से 3π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दूंगा तो आंसर मिल जाएगा, वो इस ग्राफ पे आ जाएगी। और ये ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस जैसा दिख रहा है। ये आपको आप सोचोगे सर ये तो कॉन्टिन्यू, ये ऐसे बन रहा है पूरा। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं, ये मैंने बता दिया। अब आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब पहला आपका एनसीईआरटी, देखो मैंने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन तो लिमिट से आपको करा दिया, आप कर भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि बोर्ड में सर कैसे रिप्लाई करेंगे, बोर्ड में कैसे आंसर करेंगे, खाली एक वर्ड में लिख के आ जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्या है, वर्किंग कुछ नहीं करी और एक नंबर दे के हमें छोड़ देगा वो, तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ एक बारी हमने क्या क्या किया। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रह गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा आप एक्सपोनेंशियल और लॉग के लिए आप लिख लेना। लॉग वाला फंक्शन जो क्या होता है, हर जगह पे आपका क्या होता है, लॉग x टू दी बेस a, सीधा इसके लिए याद रख लो। ये भी कॉन्टिन्यूस है हर जगह पे, कॉन्टिन्यूस, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और कौन सा फंक्शन होता है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे लिखते हो, a टू द बेस x, सॉरी a की पावर x, a की पावर x। यहाँ पर a क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 होता है, और a नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये भी हर रियल नंबर पे आपका कॉन्टिन्यूस। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, ये इतना आपने बहुत कर लिया, अब आपको सब याद रहने चाहिए। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं भैया कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनको तो याद रखना ही सबसे पहले। सर पॉलिनोमियल हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, मॉडुलस हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, सिग्नम, सिग्नम था नहीं सर, सिग्नम नहीं था, सिग्नम नहीं था। साइन एक्स हर जगह पे आपका होता है। ठीक है, अभी ग्राफ बताया ना, उसका ग्राफ नहीं टूट रहा था कहीं पर, साइन एक्स का कहीं ग्राफ नहीं टूट रहा, तो ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है। कॉस एक्स हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है, और ये ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है। तो इतना तो याद रखना, कभी भी दिख जाए तो ये इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बाकियों में कंडीशन है, 10x में कंडीशन है, ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स। ए की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो डिसकंटिन्यूअस, हाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं, ए की वैल्यू तो आपको रखनी ही नहीं ना, ए की वैल्यू आपको 1 रखना ही नहीं, ये कंडीशन है। जैसे लॉग में कंडीशन होती है x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो कॉन्टिन्यूअस है। लॉग भी हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट लॉग कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है आपका,
लॉग के लिए कंडीशन होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। 0 से लेकर, अगर आप नेगेटिव वैल्यू रख दोगे तो भैया वो तो लॉग आंसर ही नहीं देगा, लॉग आंसर ही नहीं देगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है? क्लियर है? एक्सपोनेंशियल पढ़ना होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। इसकी दो कंडीशन बनती है, ए की पावर एक्स की। एक कंडीशन बनती है इसमें जब a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होता है, और एक कंडीशन बनती है आपकी a ग्रेटर देन 1 की। इसके दो ग्राफ बनते हैं। इसका ग्राफ ऐसा बनता है डिक्रीजिंग, बट ये कॉन्टिन्यूस होता है, और इसका ग्राफ कैसा बनता है इंक्रीजिंग, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसलिए क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं इसलिए नहीं बता रहा, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बस आप इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर, क्वेश्चन आ गए पेपर में, क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे बोर्ड में। सब बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन बताओ कैसे रहेंगे को पेपर में, कि कैसे इन्हें अटेम्प्ट करना है, इनको आंसर कैसे देना। अब देखो ये पहला ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ प्रूव दैट फंक्शन f(x-3) इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, -3 और 5। ठीक है, इनमें से कोई एक पकड़ लेते हैं और वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से -3 वाला बता देता हूँ, बाकी दो आप उसी तरीके से कर लोगे। तो जब कभी भी आपको ऐसे करना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप चेक कर लो x इक्वल्स टू -3 पे। तो भैया कॉन्टिन्यूअस कब होगा सर, आपने ही बताया था, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होती है। ये कंडीशन बता रहा हूँ अभी, ये आपको कुछ नहीं पता, ध्यान रखो। अगर ये ऐसा हो जाता है ना सर, लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, यस और नो, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। लिमिट कॉन्टिन्यू, इसके फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन, इस फंक्शन में अगर मैं -3 रखूं और मेरा जो आंसर आए और लिमिट निकालूं तो जो मेरा आंसर आए दोनों मैच कर जाए तो सिंपल सा मेरा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या है, लिमिट का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन में वैल्यू रखूं बराबर आ जाए तो भैया हम बोलते हैं भैया कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। तो इस फंक्शन को अगर आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है तो ये कब कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा सर, अगर x टेंड्स टू 3, ठीक है। खाली अभी मैं देखो, कई बारी मैं सीधा लिमिट की बात करूंगा, कई दफा मैं LHL और RHL की बात करूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं सीधा लिमिट की बात कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों को पता है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो ये तो सर मैं देख के ही बताना चाहता था, f(x-3) पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूअस। और पॉलिनोमियल के बारे में आपने क्या पढ़ा है सर, ये तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है, यस और नो, ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, ये तो देख के इसमें करने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये वर्किंग में आ जाएगा तो ऐसे तो हम लिख के नहीं आएंगे कि 2-3 नंबर में क्वेश्चन आया और हमने लिख दिया ये तो पॉलिनोमियल हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसे तो करेंगे नहीं। तो क्या वर्किंग रहती है इसकी, वर्किंग देख लो आपको बोर्ड में अगर आ जाए तो कैसे करना है। x टेंड्स टू 3, ठीक है, f ऑफ x, और ये किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ -3 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो रख दो अब इधर, इसमें 3 की वैल्यू रख दो, रखोगे तो क्या आएगा, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये चीज निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है आपका f(5x-3), इसमें मैंने 3 रखा तो आंसर कितना है मेरे पास, -3 रखना ना, सॉरी -3 रखा तो आंसर आया -18, ठीक है। और फंक्शन में अब -3 रखो तो सर, फंक्शन में -3 रखोगे तो क्या आएगा, तो भी -18 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन और वैल्यू लिमिट पे दोनों पे आंसर -18 आ रहा है। दोनों पे अगर आंसर -18 आ रहा है तो फंक्शन क्या है, फिर आपको लिख देना फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट क्या क्या निकाला था हमने, x इक्वल्स टू -3, ठीक है, x इक्वल्स टू। सिमिलरली अगर आपको दूसरा इसमें पार्ट दिया हुआ है, अगर आपको करना हो, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 के लिए करना हो तो सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो अब आपको सीधा क्या करना है, चेक करना है एट x इक्वल्स टू 5। हमें क्या चेक करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन की ये किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर ये फंक्शन के बराबर होती है तो आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर ये आ जाएगा मेरा तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ मैं, LHL नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करा तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5, क्या था फंक्शन आपका, देख लेते हैं, 5x-3, इधर वैल्यू रख दो आप, वैल्यू रखो,
5x माइनस 3 में 5 रखोगे तो क्या आएगा सर, ये तो 22 आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, f(5) निकालोगे, इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, ये भी 22 आएगा। कॉन्टिन्यूस हो गया इस पे, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस एट, यहाँ पे लिख देना LHS और RHS बराबर है, ये वर्किंग ऐसे रहती है इसकी, ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 5। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब ये देखो, अब इसमें पूछ रहा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट 3। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान से देखो, ये भी करने की वैसे जरूरत नहीं है, ये इतनी चीजें हमें देख के ही पता चल रहा है सर ये तो अपना क्या है, ये तो अपना पॉलिनोमियल है, और आप ही ने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसको भी आप सेम उसी तरीके से कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक कर रहे हो, x इक्वल्स टू 3 पे, कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन में वैल्यू रखो और फंक्शन में 3 की वैल्यू रखो तो सेम आंसर आना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आपने आंसर रखा तो क्या आएगा बताओ, फटाफट फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा बताओ फटाफट आंसर। 2x² माइनस 3 में रखोगे तो क्या आंसर आएगा, 17। वेरी गुड, 2x² माइनस 1 में रखा तो मेरा आया 17, और फंक्शन में 3 रखा तो भी आंसर क्या आया, 2 इंटू 9 माइनस 1 17, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर है ये चीज। अब ये वाले ये थोड़े क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बुक के, इनमें कुछ मैं करा ही देता हूँ, इसमें थोड़ा जो एक क्वेश्चन डिफरेंट है, देखो ये वाला डिफरेंट है। ठीक है, और ये तो देखो मैंने क्या बताया था सर, ये तो रैशनल फंक्शन है, ये कहाँ कॉन्टिन्यूस होता था सर, हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा बट 5 पे नहीं होगा, ये इसने बोला ही हुआ, ये रैशनल फंक्शन है, ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ये चीजें हमने पहले ही कर ली, हमें सारे कॉन्सेप्ट पता है। ये पॉलिनोमियल है, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी पॉलिनोमियल है, मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, बट आपका डिनोमिनेटर h(x) क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो h(x) क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये बताया था, बस यही तो है सेम क्वेश्चन। तो h(x) अगर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है इस मॉड वाले में, तो ये मॉड वाला भी बता दूंगा, ये वाला और ये वाला तो ये तो आप अभी वैसे ही कर लोगे जैसे मैंने बताया, बट आप कहोगे सर इसमें तो कुछ दिया नहीं हुआ, इसमें तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ कि इस पे चेक करो उस पे चेक करो, तो एक दो मैं करा रहा हूँ, फिर आप ध्यान रखना कि जिसमें अगर मुझे कुछ पूछा नहीं कि कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो किस पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो पूछा था, पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा 3 पे चेक करो, इसमें ऐसे कुछ पूछा नहीं है। पूछा क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, मतलब पूछ रहे इन फंक्शन के बारे में बताओ कि ये कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी आप समझो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इजी था, हमें 3 पे चेक करनी थी, हमने कर लिया, बट इसमें क्या पूछ रहे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, बट हमें पता है, हमने पढ़ लिया, सर ने बता दिया था ये तो पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूस होता है, बट पेपर में तो ऐसे लिख के आएंगे नहीं, 2-3 नंबर का आ गया भैया ये तो पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूस है, सर ने बता दिया था हमें, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। क्या दिया हुआ है फंक्शन आपको, कैसे मतलब आपको बोर्ड में कैसे लिख के आना है। ठीक है, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको नंबर लाने, तो ध्यान से देखो क्या लिखना है, फंक्शन x-5। ठीक है, तो इसको चेक करना कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो हम कहाँ पे चेक कर कॉन्टिन्यूटी क्या करेंगे, वी चेक इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट। हम क्या चेक करेंगे, वी चेक इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट सी, कोई भी पॉइंट ले लो जहां पर x को मैं मान लेता हूं सी। सी क्या मैंने माना है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कब कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू सी, जब x c के बराबर हो तो हम ये चेक करेंगे हम। तो चेक करो इसको, कैसे चेक करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू c, अगर मैं फंक्शन में डालूं, ठीक है, और फंक्शन में अगर मैं c वैल्यू डालूं, अगर ये दोनों चीजें मेरी बराबर आ जाती हैं, ठीक है, क्यों इस पे c क्यों ले रहे हैं सर, c इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ तो आपको 3 दिया हुआ था ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ,
यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ मुझे, तो मैंने मान लिया सी। ठीक है, मैंने मान लिया सी। बस अब इसको चेक कर लो, अगर ये सेम आ जाता है तो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड चेक करो क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। कैसे चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक दो क्वेश्चन करोगे ना अपने आप क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्या दिया है फंक्शन सर x-5, क्या बोल रहा फंक्शन, यानी x की जगह पे c रखो। आंसर क्या है c-5, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। ठीक है, और c-5 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है सर, एफ ऑफ सी निकालना है। एफ ऑफ सी मतलब फंक्शन में c पुट कर दो सर। तो सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया, क्या हो गया फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फिर आपको लिख देना है एंड में सर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c। ठीक है, या फॉर x इक्वल्स टू c भी लिख सकते हो। और जहां पर c क्या है आपका रियल नंबर से, मतलब कोई भी अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x-5 का जो ग्राफ बन रहा होगा ना, वो एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बन रहा होगा, वो कहीं पे टूट नहीं रहा होगा। मतलब x की जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर रखूं, मेरे को ग्राफ में वो वैल्यू मिल जाएगी, मेरा ग्राफ टूट नहीं रहा होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, वो भी लिख सकते हो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। इसकी वर्किंग ये रहेगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, x² - 25, और अपॉन में क्या दिया हुआ है x+5। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या बन रहा है x+5 x-5, और यहाँ पर क्या बन रहा है नीचे x+5, तो कैंसल आउट होके ये कर लेना, उसके बाद सेम रिपीट हो जाएगा। फंक्शन को मैंने ये बना लिया, फंक्शन को मैंने ये बना लिया। ठीक है, बट आपको इसका आंसर भी मैं बता रहा हूँ, बट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये तो कर देते हैं जो मैंने स्टेप बताया, और फिर आंसर में जाके लिख देते हैं एंड में कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ना बाबा ना, रियल नंबर नहीं लिखना। कौन बताएगा क्या लिखेंगे, रियल नंबर -5। वेरी गुड। -5 या -5 था, -5, -5 ये लिखना है, क्योंकि 5 पे तो सर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आपने -5 रख दिया तो ये तो 0 बन जाएगा। और ये जरूर लिखना, स्टेप सेम रहेंगे, बट आपको लेट लेते हुए भी ये करना, उसमें लेट सी बी एनी रियल नंबर, और ऐसे लिख के यहाँ पे लिखना है सी बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, ये स्टेप करना है उसमें बस आपको। ठीक है, ये वाला स्टेप करना है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने सी को -5 ले लिया तो फंक्शन तो अनडिफाइंड बन जाएगा, वो चीज नहीं करनी मुझे। ठीक है, ये वाला देखो सेम है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें भी। क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन है। क्या करोगे, आपको पता है सर कि अगर मैं इसमें 5 ले लोगे ना आप, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्यों गड़बड़ हो जाएगी, कोई बताना चाहेगा। 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना। वेरी गुड सर, 0 पे 100, तो इसकी वर्किंग देख लो, एफ ऑफ एक्स अपॉन में 1/में x-5। ठीक है, जहाँ पर x क्या है नॉट इक्वल्स टू 5। तो आपको पता है कि सर अगर यूं आप करके भी दिखा सकते हो, 5 - 5 क्या हो जाता है 0/में 0, और ये क्या होता है, सॉरी क्या हो जाता है 1/में 0, और ये क्या होता है इंफिनिटी होता है। तो इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इज नॉट डिफाइंड, या डिसकॉन्टिन्यूअस लिख लो, नॉट डिफाइंड, इसे लिख सकते हो। ये मतलब है इसका x इक्वल्स टू 5। तो जब आप लेट करोगे, लेट सी लोगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट 5। सी को कुछ भी ले लो, 5 नहीं लेना। ठीक है, फिर तो सेम ही है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू सी, बस ये लिखना है आपको। और ये कब होगा, इफ लिमिट बराबर होगी, फंक्शन की लिमिट
सी में वैल्यू रखूं तो ये जब होगा तभी होगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल देनी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देख लो क्या आएगी, वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव, या आया वन अपॉन में सी माइनस फाइव, और यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या आ रही है, फंक्शन में रख दो सी। फंक्शन क्या है आपका, वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव, सी रखा है इसमें, वन अपॉन में सी माइनस फाइव, तो ये तो दोनों बराबर आ गई सर, एल एच एस आर एच एस बराबर आ गई। बस फिर क्या है, सेम लिखना आपको, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल सी एक्सेप्ट फाइव, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी, जहां पर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस फाइव। ये चीज अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ये चीज नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। एयर एक्स इक्वल्स टू सी ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट फाइव, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों मेथड सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है ना आपका, अभी तो आधा घंटा पड़ा है ना, कितने बजे क्लास खत्म होती है, 9:30 ना, 15 पे 9:30, कितना टाइम है इसका, 9:30 ना, 9:15 पे सर, 9:15, 15। अच्छा ठीक है, अभी तो है टाइम इसमें, तो चलो और देख लेते हैं। मैं वो वाला भी करा देता हूँ जो आपका अपॉन वाला था, क्योंकि अपॉन वाले में कई बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, देख लो। उसके बाद चौथा कराऊंगा मॉडुलस वाला, वो इम्पोर्टेंट है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाला, ये वाला देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको सेम ही है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना, आप इसको सीधा आप लिख देना, फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव, फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट लेते हुए क्या करोगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फाइव, ऐसे ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो। सीधा मैं लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बता दो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हुए कई बच्चे गलती कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सीधा क्या लिख दोगे, सीधा क्या लिख दोगे, सी प्लस फाइव सी माइनस फाइव अपॉन में सी माइनस फाइव कट गया, सी प्लस फाइव, एक्स मत लिख देना, कई बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं, एक्स लिख देते हैं, और ऐसे ही राइट हैंड साइड भी आ जाएगी और क्वेश्चन बन एफ ऑफ सी रखूंगा तो सी स्क्वायर माइनस 25 सी माइनस फाइव, इसका आंसर भी आया सी माइनस फाइव। तो फॉर देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी एक्सेप्ट माइनस फाइव। अब आता है ये चौथा वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, मॉड वाला, ये देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है। क्या दिया हुआ है फंक्शन आपको, सर ये दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस फाइव। अब मॉडुलस में तो हमने बताया हुआ है, डायरेक्ट मैंने आपको बताया, मॉड भी जब कभी आएगा मॉडुलस, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह पे, कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर, तो इसमें भी कोई घबराने की बात तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस है हर जगह पे। बट इसको वर्किंग तो दिखानी पड़ेगी ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते सीधा कि मॉडुलस है तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है, इसकी वर्किंग कैसे रहेगी, तो इसको ध्यान से देखो, कैसे लिखना है आपको, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस फाइव। अब आपको ये बनाना ही पड़ेगा, पीस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसका। पीस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, एक्स माइनस फाइव होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन फाइव होगा, ठीक है। एक्स जब 5 के बराबर होगा तो 0 होना चाहिए, 3 बनेंगे इसमें ध्यान रखो, और अगर x की वैल्यू x माइनस फाइव की वैल्यू छोटी है, नेगेटिव है, तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो ताकि वो पॉजिटिव बने।
ठीक है, तो ये 3 पीस वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। तो इसमें अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करना। अब सर इसमें क्या इतना बड़ा हो जाएगा, ये तो नहीं, ये ज्यादा लेंथी नहीं होगा। कैसा स्टेप करना है, अब आपको इसमें 3 स्टेप करने हैं। कब कब चेक करना है आपको, व्हेन x इज लेस देन 5। पहले जब x लेस देन 5 है, तो अब इसमें पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पूरा, ध्यान रखो, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। फॉर x लेस देन 5 आप सीधा लिखना फंक्शन, कौन सा फंक्शन लिख रहे हो, माइनस एक्स माइनस 5। भैया जब एक्स लेस देन, सॉरी 0 लिख दिया, एक्स लेस देन 5 है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे सर। तो ये वाला फंक्शन लोगे, तो अब यहाँ पे इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना कि लिमिट लिख रहे हैं, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको डायरेक्टली लिखना है, क्या लिखना है, सिंस इट इज पॉलिनोमियल इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्लियर है। इसमें हम तीनों चेक करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, कई बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। इसमें आप ये तीनों चेक करोगे। पहले मैं ये वाले चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। क्यों आसान है ये, क्योंकि इसमें सीधा लिखना है अपने को, कुछ ज्यादा टेंशन है नहीं। ठीक है, क्वांटिटी चेक करोगे तो तीनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। तो जब x ग्रेटर देन 5 है तो क्या है, ये केस 2 है, ये ध्यान रखो। फॉर x ग्रेटर देन 5 फंक्शन क्या यूज हो रहा है हमारा, पीछे से देखो फंक्शन क्या यूज हो रहा है, x माइनस 5 यूज हो रहा है, x माइनस 5। ये भी कॉन्टिन्यूस है, सेम लाइन, सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस, सिंस इट इज पॉलिनोमियल तो इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूस। इस फंक्शन में यहाँ पर आप बड़ा लेंदी नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे लिख दे। क्यों भी लिख रहे हैं ना, अब ये तो ग्रेटर देन दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन के लिए तो आप ऐसे ही करोगे ना, लेट थोड़ा ना ले रहे हो, उसमें तो कुछ हमें दी नहीं हुई थी। इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई थी, यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ था कि ये है 5 पे 6 पे चेक करो, 7 पे चेक करो, 8 पे, ऐसे कुछ वैल्यूज नहीं दी थी। इधर हमें दिया हुआ है, हमने इसको पीस वाइज बनाया। जब हमने पीस वाइज बनाया तो मेरे पास वैल्यू आ गई, x ग्रेटर देन 5, x इक्वल्स टू 5, x लेस देन। यहाँ पे तो मैंने सीधा पॉलिनोमियल लिख के कर लिया। तीसरा वाले पे थोड़ा अपने को काम करना पड़ेगा, इस पे देख लेते हैं। केस 1 और 2 तो हो गए आराम से। जब आपका x किसके बराबर है बच्चों, 5 के बराबर है। तो जब 5 के बराबर हो जाता है ना, तो 5 के बराबर आप लिमिट निकाल रहे हो, तो 5 पे तो डायरेक्टली निकालोगे नहीं, तो इसमें अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड भी निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 5। 5 पे कॉन्टिन्यूस कब होगा सर, जब 5 पे कॉन्टिन्यूस तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू 5 पे, ये तीनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बहुत इजी है, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस लगा दी f ऑफ x। एक मिनट, पहले लिमिट निकालने से पहले मतलब क्या कहना क्या चाहता है, कहना वो ये चाहता है, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। कहना ये चाहता है, ठीक है। अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालो लेफ्ट हैंड, क्या आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ फटाफट। बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं, निकाली हुई है आपने। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 5, बताओ क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस फंक्शन कौन सा उठाओगे। अब कई बच्चे यहाँ पे फंक्शन उठाने में गलती कर देते हैं, वो सीधा 0 लिख देते हैं। भैया ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये उठाना है, जब x की वैल्यू 5 से कम है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, 5 से कम है, तो ये वाला फंक्शन उठाओ, लिखो x माइनस 5। इसमें 5 रख दोगे तो क्या आएगा भैया, ऑटोमेटिकली 0।
राइट हैंड लिमिट एट 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। इसके लिए कौन सा फंक्शन उठाओगे आप? सर इसके लिए फंक्शन उठाएंगे ये वाला, रखो x माइनस 5 रखा इसमें, ये भी आ गया 0। अब फंक्शन में देखो, फंक्शन में डाली सर वैल्यू 5, फंक्शन का 5 पे क्या आंसर है? सर फंक्शन का 5 पे दिया हुआ है, अगर x 5 रख दोगे फंक्शन में तो 0 आंसर है। तो देख लो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट 5, राइट हैंड लिमिट एट 5 और फंक्शन की वैल्यू एट 5, ये तीनों 0 हो गई। तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 5। इस तरीके से करना है आपको पेपर में, एट x इक्वल्स टू 5, कॉन्टिन्यूस है 5, कॉन्टिन्यूस है 5 पे। क्लियर है? ग्रेटर देन में तो पहले ही आपने बता दिया पॉलिनोमियल है, तो ग्रेटर देन पे भी कॉन्टिन्यूस है, लेस देन पे भी कॉन्टिन्यूस है, ये तो आपने पॉलिनोमियल से ही बता दिया, पॉलिनोमियल से ही बता दिया ना कि पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होता है, और 5 पे हमने चेक करके बता दिया। तो तीनों पे कॉन्टिन्यूस है, ग्रेटर पे भी, मॉडुलस में यही परेशानी थी, ग्रेटर पे भी कॉन्टिन्यूस है पॉलिनोमियल से बता दिया, लेस पे भी कॉन्टिन्यूस है पॉलिनोमियल से बता दिया, और इक्वल्स टू 5 यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इक्वल्स टू 5 के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो LHL और RHL से सॉल्व होंगे, ये भी हमने चेक करके बता दिए, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है, तो तीनों पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? इसकी वर्किंग ऐसे रहेगी, ठीक है। आप जाके ये क्वेश्चन आज रिपीट करना, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूट एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1 और एट x इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, तो मैं पहले आपको 0 पे चेक करके बताता हूँ। 0 पे तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर मैं ले लूँ एट x इक्वल्स टू 0 तो बताओ क्या लिखूंगा, आगे क्या लिखूंगा? सर अगर 0 है तो फंक्शन क्या है, बताओ क्या लूं, फंक्शन क्या लूं, फटाफट बताओ ईमानदारी से, फंक्शन क्या लूं? x। वेरी गुड सर, x ले लो। और ये क्या है सर? ये तो आपने बताया था कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल में मेरे को याद है पहले आपने बताया था कांस्टेंट, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। सीधा इधर देखो, जब इस तरीके के 2-2 3-3 चीजें दी होंगे ना तो आपको करने की जरूरत नहीं। इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन तो इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं इसे, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। 2 पे आप लोग चेक कर लेना, x इक्वल्स टू 1 पे मैं चेक करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 पे चेक करो। तो 1 पे बताओ क्या चेक करोगे, 1 पे कैसे चेक करोगे सर? 1 पे चेक करने को बोल रहा है आपको, 1 पे चेक करने के लिए अब आप क्या करोगे सर? यहाँ पे तो 1 ही दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों। तो यहाँ पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको दोनों चेक करनी पड़ेगी। और ये 1 पे, और ये वैल्यू किस पे होनी चाहिए? फंक्शन पे अगर मैं 1 डालूं तो उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 लेफ्ट हैंड फंक्शन पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी ये राइट हैंड लिमिट होती है प्लस फंक्शन की वैल्यू ये बराबर आनी चाहिए, तभी होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। अब वो h-1 वाला भी कर सकते हो आप रूल, अगर h-1 h वाला 0 वाला लगाना है तो वो यूज कर सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये करते थे ना, फंक्शन में 1 - h डाल दो,
फंक्शन में 1, क्योंकि आप 1 पे चेक कर रहे हो तो 1 माइनस है, 0 पे चेक करते तो 0 माइनस एच, 2 पे चेक करते तो 2 माइनस एच, तो फंक्शन में 1 माइनस एच डाल दो। तो कौन से फंक्शन में 1 माइनस एच डालोगे, डाल दो इसमें फंक्शन में 1 माइनस एच, यही लोगे ना फंक्शन। 1 माइनस एच कहाँ गया, 1 माइनस एच डाल दो, एक्स दिया हुआ है आपको, सिंपल है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे इसका क्या मतलब है, एक्स 1 है या एक्स लेस देन 1 है, तो इसका आंसर क्या है, फंक्शन आपको एक्स यूज करना, 1 माइनस एच डाल दो बस। फंक्शन में 1 माइनस एच डाला, फंक्शन क्या है आपका, एक्स ही है, फंक्शन क्या है आपका, इसमें एक्स ही यूज करना, 1 माइनस एच डाला, 0 डालो इसमें, आंसर क्या है, 1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, x टेंड्स टू 0, क्या डालना है मुझे फंक्शन में, 1 प्लस एच, 1 प्लस एक्स, कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, वो वाला फंक्शन जहां पर x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन का आंसर तो कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे, सीधा 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 5, तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या आ रहा है 5। अगर यहाँ पे फंक्शन दिया होता, सपोज यहाँ पे दिया होता मुझे x प्लस 2/3, तो ये मैं ये जो चीज है 1 प्लस एच कहाँ डालता, इस चीज के अंदर डालता है ना, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सीधा 5 दिया हुआ, मतलब कुछ भी रखो आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब बच्चों इतना ध्यान रखना, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर ना है ना, तो एफ ऑफ एक्स की निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो खत्म हो गए हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, क्लियर है ये। इसके बाद आप ये 2 खुद अपने एंड से कर लेना, इसके बाद भी बहुत क्वेश्चंस हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट में कॉन्टिन्यूटी आ रहा है, आपके टेस्ट में कॉन्टिन्यूटी आ रहा है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आगे ही चल रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी बट अच्छे से कर लो, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, ये सीधा डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी बहुत लंबा टॉपिक है, उसके बाद डेरिवेटिव्स है, डबल डेरिवेटिव्स है, वो सब इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ लो, इस पर तो एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया आज जितना कराया था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी अपलोड कर दूंगा, और कल तो छुट्टी रहेगी आप लोगों की, आप सबको पता ही है, ठीक है, ओके सर, ओके एवरीवन, बाय बाय बच्चों, सर छुट्टी क्यों है? कल बकरा ईद है।